तो लास्ट का जो टॉपिक हमारा था वो था हमारा अ, हमने लास्ट में किया था 1917 का सैडलर कमीशन, है ना। यही किया था जिसके अंदर आप लोगों के माइकल सैडल इसके अध्यक्ष थे। दो पर्सन आप लोगों के होंगे, जो दो पर्सन इसमें इंडियन होंगे, जिनमें से एक का नाम था जियाउद्दीन अहमद और एक थे आप लोगों के आशुतोष मुखर्जी। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि जो सैडलर कमीशन था, इसी ने कहा था कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय होना जरूरी है। इन्होंने ही प्रोविजन रखा कि एवरी प्रोविजन देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सिटी इन एवरी प्रोविजन। ठीक है, कुछ ऐसा पढ़ा था। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे बनी थी आप लोगों की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पटना यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी। पटना, सॉरी, आप लोगों की नागपुर और आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक्स में। तो यूनिवर्सिटी के अंडर इन दोनों के नाम याद रखना। 1917 हैदराबाद, ढाका, पटना, वाराणसी, अलीगढ़ और आप लोगों की कौन सी थी, और एक और लखनऊ होगी। ठीक है, वाराणसी और अलीगढ़ थी जो आप लोगों की बना सॉरी वाराणसी नहीं, बनारस यूनिवर्सिटी। बनारस यूनिवर्सिटी बनी थी 1916 और 17 के बीच में। ठीक है, 1916-17 ही मिलेगा आपको, या दोनों में से एक डेट मिलेगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। बनारस यूनिवर्सिटी में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन पर और इसी के रिकमेंडेशन पे ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भी स्थापना कर दी जाए। ठीक है, तो जो हमारे मेन मेन टॉपिक इसमें बनते थे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों के बनते थे, वो मैंने आप लोगों को इसमें कंप्लीट करवाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम आज से। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की जो स्टार्ट होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे हम पहले से ही पढ़ रहे हैं। हमारा जो अभी होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही टॉपिक है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं HPPSC एग्जाम की। ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो आप लोगों के होंगे, इसके मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन दूंगा। आप लोगों को एटलीस्ट 200+ क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे मैं डिस्कस ही करूंगा यहाँ पे। बट ऐसा होता है कि कुछ उसमें क्वेश्चन आप लोगों के UPSC लेवल पे होंगे। तो UPSC लेवल में आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी आते हैं। तो आप लोगों को HPSSB ने ऐसा नहीं कहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वहाँ तक। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आप लोग एक एक बार भी देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि 1947 के बाद जितने भी पर्सन हैं आप लोगों के, वो सारे आप लोगों ने सुने होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे। कुछ एक मूवमेंट है उसमें 3 या 4, वो आप लोगों के अगर बीच में डिस्कस होंगे तो उसमें कर देंगे उसको ही डिस्कस। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट है जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप लोगों का इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। इसके 3 हिस्से हैं आप लोगों के, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 हिस्से कौन कौन से हैं। जो पहला इसका चरण है उसे कहा जाता है 1885 से लेकर 1905 तक का। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये उदारवादी चरण है या उदारवादी युग है आप लोगों का। उदारवादी युग आप लोगों का 1905 से लेकर 1919 तक का जो आप लोगों का होगा वो उग्रवादी युग होगा। और जो थर्ड होगा आप लोगों का 1919 से 1948 वाला, ये महात्मा गांधी वाला गांधी युग होगा। ठीक है, इसी पे आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री टोटल डिपेंड करेगी। सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो उदारवादी युग पढ़ना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि उदारवादी युग में बताइए कौन कौन से पर्सन आते थे। तो 1885 से 1905 तक में आप लोगों के उदारवादी युग में जो मेन पर्सन आएंगे, जिसमें आप लोगों के पहले याद रखने दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता,
गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ ये कौन से युग से संबंधित थे। तो इनके नाम याद रखना अपने, 4-5 जो भी होंगे। और एक होंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है जी। और आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है। 1885 में ही आप लोगों की जो स्थापना होगी वो किसकी होगी? आप लोगों की कांग्रेस की। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का कांग्रेस। तो क्या होता है आप लोगों का, 1857 आप लोगों का कंप्लीट होता है। उसके बाद में बीच में 20-25 का जो टाइम रहेगा, 20-25 साल का कुछ खास टाइम नहीं है ना, तो कुछ काम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, भारत के जितने भी लोग होते हैं वो भी थोड़ा जागरूक होना स्टार्ट होने लग पड़े, पढ़े लिखे होने लग पड़े। और जो अंग्रेज थे उनको डर किसका था? उनको सबसे ज्यादा डर था शिक्षित वर्ग का। क्योंकि भारत में एक वर्ग और पैदा हो चुका था, जो था आप लोगों का शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग जो एक ऐसा वर्ग था जिसको आप लोग चुप नहीं करवा सकते हो जब तक आप उसको बिल्कुल एक प्रॉपर प्रूफ ना दो। तो जो आप लोगों के उस समय के लॉर्ड डफरिन थे, उनको इस बात का ही डर था। लॉर्ड डफरिन आप लोगों के जो वायसराय हुआ करते थे, वो 1884 से लेकर 1888 तक रहेंगे। ठीक है, 4 साल का समय है, तो 1804 से 1888 तक रहेंगे। तो याद रखना, तो उनको इस बात का डर था कि अब आप लोगों के जो भारतीय हैं वो आईसीएस परीक्षा में भी जाने लग पड़े हैं, ये विलायत में भी जाना स्टार्ट कर रहे हैं, इनके जो कल्चर है इसमें थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और ये लोग जितने भी हैं वो पढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो सामने 4 लोग मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनके ऊपर भी ज्यादा नजर थी, क्योंकि ये बंदे ज्यादा एक्टिव थे उस समय। तो जो आपके लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन क्या करते हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर होगा जिसका नाम होगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम है एक ऐसा पर्सन जिसको अपने पास बुलाएंगे और एओ ह्यूम को ये बात कहेंगे कि भारत में अब शिक्षित वर्ग आ चुका है। अब इस शिक्षित वर्ग को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत है जिसमें ये पर्सन काम करें, यही पर्सन लीड करें, बट ये हमारे अंडर रह के काम करें। तो एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के द्वारा भारत में स्थापना की जाएगी एक दल की, और वो दल आप लोगों का कहलाएगा कांग्रेस का दल। ठीक है, 1885 में। तो समय याद रखना आप लोगों ने, 28 दिसंबर 1885, बॉम्बे एक रिटायर्ड ऑफिसर होगा एओ ह्यूम, इसके द्वारा गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, ये एक रिटायर्ड ऑफिसर होंगे, ये भी ध्यान रखना, में एक दल की स्थापना की जाएगी और उसका नाम होगा कांग्रेस, या एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो भारत में यहीं से स्टार्ट होती है आप लोगों का राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो आप लोगों का स्टार्ट होगा वो 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे नामक स्थान पे रिटायर्ड ऑफिसर एओ ह्यूम के द्वारा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि हर साल जो आप लोगों का कांग्रेस होगी वो अपने अधिवेशन करेगी। अब कांग्रेस ने अधिवेशन करना तो स्टार्ट कर दिया कि हम अधिवेशन करेंगे महीने के अंतिम दिन में, या किसी भी दिन इन्होंने रख लिया लास्ट मंथ में, ईयर, ठीक है, कि हम एक मीटिंग कर लिया करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात हुई वो ये हुई कि अब इसके लिए अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेना साइड में। एओ ह्यूम कांग्रेस में क्या रहे थे? तो कांग्रेस में ये पर्सन भी रहे थे, बट एज अ सेक्रेटरी, क्योंकि नज़र सबके ऊपर रखनी थी कि कहीं हमारे अगेंस्ट ही तो नहीं जा रहे। तो इन्होंने सेक्रेटरी की पोस्ट ली थी, कांग्रेस के सेक्रेटरी बने थे। कब से लेके कब तक? 1885 से लेकर 1906 तक। तो बंगाल के विभाजन तक याद रख लेना आप लोगों ने।
ठीक है। 1885 से लेकर 1906 तक ये सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहे। अब यहाँ पे जो आप लोगों के कांग्रेस हैं, अब इन्होंने अपने अधिवेशन करना स्टार्ट किए। पहला अधिवेशन कब करना था, करना तो पड़ना था 1885 में ही। तो 1885 में पहला अधिवेशन किया गया, और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, आप लोगों का बॉम्बे में हुआ। अगर बॉम्बे में हुआ है तो इसका कोई पर्सन बनाना भी पड़ेगा, कोई अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो कौन बनाया गया था पहला अध्यक्ष, पता है किसी को? तो नाम क्या था उनका, WC बनर्जी। अब यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये आप लोगों का पुटअप हो गया कि पहला अध्यक्ष कौन था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ईसाई अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो ये फर्स्ट आप लोगों के क्रिश्चियन थे। पहला ही इनका जो अध्यक्ष बना था वो क्रिश्चियन पर्सन ही बन गया था इसका अध्यक्ष। ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम होगा। पूछा गया अगर पहले अधिवेशन में कितने पर्सन आप लोगों के अटेंड कर रहे थे इसको, तो पहले सेशन को 72% के द्वारा अटेंड किया जा रहा था। ओके, इसके बाद जो दूसरा तीसरा चौथा जो भी होगा उसकी मैं आप लोगों को PDF अपलोड कर दूंगा इसी डॉक्यूमेंट में, उसमें पढ़ लेना आप लोग। बट मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों की। फिर 1886 में, अब इसका कौन बनेगा, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का कौन बनेगा, तो इसमें बने आप लोगों के दादा भाई नौरोजी। अब एक तो दादा भाई नौरोजी हो गए, उसके बाद पूछा जाएगा कि पारसी कौन बना था सबसे पहले, तो ये पारसी थे, सब फर्स्ट पारसी पर्सन थे ये आप लोगों के, तो ये बने थे प्रथम पारसी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले मुस्लिम कौन बने थे, तो याद रखना 1887 1887 में बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम याद रखना, ये पहले मुस्लिम थे, तैयब जी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि पहले आप लोगों के अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था इसमें, तो 1888 में जब आप लोगों का हुआ था, तो इसमें आप लोगों के अंग्रेज बने थे जिनका नाम था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। ठीक है, ये सेशन कहाँ बताया मैंने, बॉम्बे में। बॉम्बे के बाद हुआ था कलकत्ता, कोलकाता के बाद हुआ आपका मद्रास, मद्रास के बाद हुआ आप लोगों का इलाहाबाद। ये आप लोगों ने डायग्राम छोटी सी है, इसको अपने माइंड में बिठाना, इससे एक आध क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था, तो भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। अगर लॉर्ड डफरिन पे क्वेश्चन नहीं आए तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय भारत का सचिव कौन था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन था, तो इनका नाम था लॉर्ड रेडॉल्फ, RUDOFF चर्चिल। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आप लोगों का उदारवादी चरण था जो इस तरह आप लोगों का चलता रहा। कब से लेकर कब तक, 1885 से 1905 तक। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड चरण आएगा नेशनल मूवमेंट में, वो आएगा उग्रवादी चरण। 14 वर्ष का है पूरा ये, 1905 से 1919 तक का कार्यकाल इनमें रहेगा। तो इसमें आप लोगों के कौन कौन नेता थे, जैसे पीछे नेता थे चार पांच, इसमें भी नेता होंगे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब 1905 में क्या होता है, एक घटना घटेगी आप लोगों की, और इस घटना को नाम दिया जाएगा वंग वंग घटना। इस वंग वंग घटना में क्या होगा, तो वंग वंग का मतलब बंगाल की बात की जा रही है,
यहाँ पे एक बंगाल की बात नहीं की जा रही, 2 बंगाल की बात की जा रही है। तो लॉर्ड कर्जन वाइसराय बन के आएगा इंडिया का। लॉर्ड कर्जन कब से लेकर कब तक रहेगा ये पर्सन? 1899 से 1905 तक। तो जैसे ही 1905 में ये पर्सन आपका जाने वाला होता है, तो इसने क्या किया कि इसने कहा कि जो आपका बंगाल है, इतना बड़ा बंगाल है आप लोगों का, और इस बंगाल को इसने इसलिए किया था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ रही थी, और बंगाल में ही आप लोगों के रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कि इनको आपस में एक डोरी में बांध के रख रहे थे। और इस चीज़ का इनको भी लग गया कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये इस जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कहीं और भी इकट्ठे होंगे, ऐसे पूरा भारत जो होगा वो हिंदू मुस्लिम का बन जाएगा और यहाँ पे हमारा राज करना मुश्किल हो जाएगा। तो 1905 में क्या होता है, बंग वंग की घटना होती है। लॉर्ड कर्जन आप लोगों के जो होंगे, ये क्या कहेंगे कि हमारा एक ही अधिकारी इतने बड़े बंगाल को संभाल नहीं सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपका जो बंगाल है उसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है जी, अब 2 हिस्सों में बांटना है, तो इसने क्या कहा कि आप लोगों का एक बंगाल जो होगा, एक होगा आप लोगों का पश्चिम बंगाल, एक होगा आप लोगों का पूर्व बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी रख दी जाएगी वो कोलकाता रख दी जाएगी, और पूर्व बंगाल की राजधानी रख देंगे हम ढाका में, जो आज के समय में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, तो इन्होंने ये काम कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। वो भारत के वाइसराय थे 1899 टू 05 तक, और इन्होंने बंग वंग की घटना के द्वारा जो आप लोगों का बंगाल है उसको 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी को कोलकाता कर दिया, पूर्व बंगाल की राजधानी को ढाका में ट्रांसफर कर दिया। अब इस तिथि के बारे में पूछा जाता है कि भारत में 16 अक्टूबर 1905 की तिथि को किस नाम से जाना जाता है? तो शोक दिवस के नाम से। या ऐसे पूछेंगे, या पूछेंगे किस घटना के कारण भारत में शोक दिवस मनाया जाता है? तो बंग वंग की घटना या बंगाल के विभाजन की घटना के बाद। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे आएंगे और इनसे कहेंगे कि आप लोगों ने इस दिन को एक शोक दिवस ना मनाकर इस दिन को आप लोगों ने क्या मनाना है? राखी दिवस मनाना है। तो सब लोग इस जगह पे इकट्ठे होंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे को राखी बांधेंगे, हिंदू और मुस्लिम। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है इस बात की। ठीक है, तो ये इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शोक दिवस को नाम दिया गया राखी दिवस, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम हिंदू एकता को बरकरार रखने के लिए उनमें राखी दिवस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, कांग्रेस के द्वारा 1905 के बाद 1906 आएगा आप लोगों का। कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन किया जाता है, और ये अधिवेशन होता है आप लोगों का कोलकाता में, इसी जगह पे। और इसी अधिवेशन में आप लोगों की कांग्रेस के द्वारा पहली बार की जाती है मांग किस चीज की? स्वराज की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इसके अध्यक्ष कौन थे जब स्वराज की मांग की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे आप लोगों के। तो ये आप लोगों ने डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है, तो ये याद रखना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी भी 3 बार रहे थे और नेहरू जी भी 3 बार रहे थे। तो दोनों का आप लोगों ने नाम याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना 1907 को एक अधिवेशन होगा जो कि सूरत में होगा, और ये 23वां अधिवेशन कहलाता है, 23rd। इसके अधिवेशन पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया, 1906 वाला जहाँ पे स्वराज की मांग की, तो इसे यहीं खत्म कर दीजिए। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, उसको खत्म कर दीजिए। 1906 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होगा 1907 को, 23वां अधिवेशन। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पे होंगे 2 मतभेद। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों के पास 2 पर्सन है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी।
उदारवादी कह रहे थे कि हमारा बनना चाहिए, और उदारवादी यहाँ पे बनाना चाहते थे किसको? रास बिहारी घोष को। ठीक है, उदारवादी चाहते थे कि जो इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष बने वो रास बिहारी घोष बने, बट उग्रवादी चाहते थे कि ये ना बन के लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दिया जाए। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, इनकी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि उदारवादी तो उदार वर्सन थे, ये कुछ भी नहीं करते थे, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ये छोटा सा धरना दे देंगे। बट उग्रवादी थे, वो सीधा कहते थे अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कांग्रेस ने सोचा क्यों अपना ऐसे नुकसान करना है, तो क्यों ना लाला लाजपत राय को बना दिया जाए अध्यक्ष। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दिया जाता है, और ये जो आप लोगों के उदारवादी होते हैं, ये इस सेशन को लेफ्ट करते हैं, और यहाँ से आप लोगों का जो कांग्रेस होता है यहाँ पे फूट पड़ेगी, और कांग्रेस आप लोगों की डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में। कांग्रेस का डिवाइडेशन हो जाएगा दो हिस्सों में। जो उग्रवादी होंगे वो गरम दल कहलाएंगे, जो उदारवादी होंगे वो कहलाएंगे नरम दल। नरम दल और गरम दल में आप लोगों की कांग्रेस कब बंटी थी? तो 1907 में बंटी थी, 23वें अधिवेशन में। जो आप लोगों का अध्यक्ष जिसे बनाया गया था, किन्हें बनाया था? लाला लाजपत राय को। ठीक है, और सूरत का अधिवेशन। और जिस कारण आप लोगों का जो 23वां अधिवेशन था, इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए, जिस कारण दोबारा से आप लोगों का 23वां अधिवेशन हुआ है 1908 में। 1908 में 23वां अधिवेशन होगा कहाँ पे? आप लोगों का मद्रास में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? रास बिहारी घोष। पहले कौन बनाए गए थे आप लोगों के? आप लोगों के बनाए गए थे उग्रवादी के लाला लाजपत राय। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सांप्रदायिक प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक प्रणाली का अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो याद रखना हमेशा आप लोगों ने, इनका नाम होगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। ओके, ठीक है। तो इसमें पता, आप लोगों ने याद रखना सांप्रदायिक, जो आप लोगों के दंगे वगैरह नहीं होते हैं, मतलब भड़काने के लिए, किसी भी चीज को भड़काने के लिए, उस चीज के लिए। ठीक है, ये माइंड में आया था क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं जब मॉक टेस्ट बना रहा था तो उसमें क्वेश्चन पढ़ा था मैंने ये वाला, तो तब मैंने आप लोगों को बता दिया इसका। ठीक है, इसके बाद आप लोग का क्या होगा? 1908 के बीच में थोड़ा सा ये ठंडे पड़ेंगे, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। 1909 में कुछ खास काम नहीं होगा, 1910 में नहीं होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब आएगा आप लोगों का 1911। 1911 में क्या होगा? आप लोगों का दिल्ली दरबार लगेगा। दिल्ली दरबार, इन चीज़ों को मैं डिटेल में भी करवाऊंगा, अभी मैं जस्ट आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ कि जो जो डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा, ये कब होगा आप लोगों का? 12 दिसंबर 1911 में। और जो दिल्ली दरबार होगा ये क्यों किया जा रहा है? दिल्ली दरबार आप लोगों का तब किया जाता है जब भी भारत में, ये डिटेल आप लोगों का इतना ही होता है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों की जो एग्ज़ाम में आने वाली होंगी वो इतनी डिटेल में रहेंगी। जितना ज़्यादा डिटेल होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इतनी चिंता मत कीजिए आप लोग कि डिटेल में होगा या नहीं होगा इस चीज़ का। जब भी ब्रिटिश जो आप लोगों के थे उनका कोई भी नया किंग बनता था या नई क्वीन बनती थी, तो आप लोगों का दरबार लगता था, दिल्ली का दरबार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। ठीक है, कि दिल्ली दरबार आप लोगों का कब लगाया जाता है? तो दिल्ली दरबार आप लोगों का तब लगाया जाता था जब भी ब्रिटेन में कोई नया राजा बनेगा या कोई नई रानी बनाई जाएगी या उसकी कोई ताजपोशी होगी, तब आप लोगों का ये लगाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके लिए क्यों ऐसी सेरेमनी ये मनाई गई थी। इसमें याद रखना कि इनके जो प्रधानमंत्री थे वहां के, जिनका नाम था जॉर्ज फिफ्थ, प्राइम मिनिस्टर, और आप लोगों की जो क्वीन मैरी थी, ये भारत में आए थे, अराइव्ड इन इंडिया।
इनके भारत में आने पर आप लोगों का दिल्ली का दरबार 1911 में लगाया गया था। ओके, इस दरबार में क्वेश्चन यही है आप लोगों का कि इस दरबार को लगाने से क्या क्या फायदा हुआ था। इसमें दो इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की घोषणाएं की गई थी, एक तो घोषणा ये की गई थी कि जो 16 नवंबर 1905 में आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को बताया था, बंगाल का विभाजन किया गया था, सॉरी 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, जो बंगाल का डिवाइडेशन किया गया था उसको रद्द कर दिया जाएगा इसमें। और इसके अलावा जो भारत की राजधानी थी जिसे कोलकाता में रखा गया था वो शिफ्ट कर दी जाती है दिल्ली में। बस ये चीजें आप लोगों ने दोनों याद रखनी है। ओके, बट ये घोषणा तो हुई थी आप लोगों की उस समय 1911 में, बट आप लोगों की जो दिल्ली थी आपकी वो तत्कालीन रूप से कब हुई थी शिफ्ट, तो ये आप लोगों की 1912 में। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, 1912 में। घोषणा हुई थी 1911 में, एकदम से नहीं होती है कुछ भी चीज, उसके लिए टाइम लगता है। तो टाइम लगा था आप लोगों का, और 1912 में आप लोगों की भारत की राजधानी बना दी गई थी दिल्ली। ठीक है, तो 1912। तो ये आप लोगों का उग्रवादी चरण है जहां से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन हिट हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो चरण आएगा गांधी युग का आएगा, 1990 से लेकर 1948 तक का जो कार्यकाल होगा, तो 1948 तक का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये जो पर्सन थे आप लोगों के, ये जाएंगे वकील बनने के लिए। इनकी मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा क्योंकि इनके छोटे मोटे क्वेश्चन है वो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा ही है इनके बारे में। तो एक चीज याद रखना आप लोगों ने कि जो आप लोगों के महात्मा गांधी थे ये 1889 में वकील बनने के लिए कहाँ पे जाएंगे, लंदन में जाएंगे। ठीक है, इनके पिता का नाम भी पता है, मोहनदास करमचंद गांधी था। पोरबंदर राजकोट में ये जो पर्सन थे आप लोगों के, कहाँ तक हुआ। ठीक है, जो इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा 1919 से 1948 का गांधी युग आप लोगों का स्टार्ट होगा, गांधी इरा आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। राजकोट, इनके जो पिता हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं, एक तो राजकोट जगह नाम याद रखना आप लोगों ने, एक पोरबंदर याद रखना, और बीकानेर, तीनों का नाम याद रखना। ये तीनों जगह पे क्या थे आप लोगों के, दीवान हुआ करते थे। ठीक है, दीवान यही आता है। माता का नाम पुतली बाई था, ये भी याद रखना आप लोगों ने। पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी थी, इनकी शादी जो हुई थी वो 13 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, और 18 साल की उम्र में इनका पहला पुत्र हुआ था। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ें, सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे जहाँ से हमें इनको पढ़ना है। गांधी युग आप लोगों का जो स्टार्ट होगा वो आप लोगों का 1893 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1892 में ये भारत में आते हैं, और भारत में आते ही इन्होंने क्या किया, वकालत शुरू कर दी। और किसके अंडर वकालत शुरू की थी, तो एक पर्सन का नाम याद रखना, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के अंडर इन्होंने वकालत शुरू की थी अपनी। ओके, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आप लोगों से पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए थे, क्यों किए गए थे, क्या इसके कारण थे, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो जो हमें इनके लिए इम्पोर्टेंट लगेगा वो चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो एक बार क्या होता है कि ये डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया नामक याद रखना, वहाँ से एक गांधी जी जा रहे थे किसी ट्रेन में, तो बीच में ये पहुँचते हैं मैरिसबर्ग में। तो गांधी जी एसी के डिब्बे में क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे। तो उस समय डिब्बों में सिर्फ सफर कर सकते थे आप लोग, या ट्रेन में सफर कर सकते थे आप लोग के कौन, अंग्रेज। तो उस समय इनको जब इस बात का इनको आभास नहीं होता, या इनको पता होते हुए भी चढ़ जाते, कुछ भी ऐसा होता होगा, और अच्छी फैमिली से थे। तो इन्होंने क्या किया, ये ट्रेन में चले जाते हैं, और इनको जब बीच में टीटी मिलता है, और टीटी को जब इस बात का पता चलता है कि ये एक भारतीय है, अंग्रेज नहीं है, तो इनको धक्का मारकर क्या कर दिया जाता है, तो इनको फेंक दिया जाता है ट्रेन से बाहर। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत व अश्वेत लोगों के लिए गांधी जी के द्वारा संघर्ष कब कहाँ से शुरू किया गया था, तो इनकी जब मैरिस वर्ग,
मैरिस वर्ग की जब ये यात्रा कर रहे होंगे ट्रेन से, तब से इनको आभास होता है कि यहाँ पे श्वेत और अश्वेत का काफी ज्यादा वो किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जो ब्लैक पर्सन है उनका, अश्वेत लोगों का। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा कुछ एक्ट के बारे में याद रखना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को इसको एक स्टोरी के रूप में बताऊं। ठीक है, स्टोरी के रूप में बताता हूँ, आप लोगों के भी माइंड में रहेगी, और कहीं से अगर आप लोग पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब मैं एनसीईआरटी का सेट दूंगा तो उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से लिखवाई हैं। तो जैसे ही वो मुझे मिलेगा वो आप लोगों को पता मतलब आप लोगों के पास आ जाएगा। और आप लोगों को जीके के क्वेश्चन भी 50 मिल जाएंगे। आज मैंने किस जेओआईटी वालों को दिए हैं, कल से आप लोगों को भी दे दूंगा। तो दक्षिण अफ्रीका में एक एक्ट होता है और इस एक्ट को नाम दिया गया था एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या था कि इस एक्ट में क्या किया जाता था कि आप लोगों को कुछ पैसे देने पड़ते थे, और पैसे देने के बाद आप लोगों को एक पत्र दिया जाता था। और इसमें क्या होता था, सबसे बड़ी बात कि इस एक्ट में आप लोगों के पास एक छोटा सा लेटर होता था, या आप लोगों के पास कुछ भी एक तरह का कागज होता था। और इस कागज में क्या होगा, सबसे पहली बात जितने भी आपके श्वेत या अवश्वेत थे उनके लिए होता था। बट इसमें जो गांधी जी ने सबसे पहली बात देखी कि इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए कि जितने भी एशिया के लोग होंगे उनको ये वाला लेटर या स्टैंप अपने पास रखना होता था। तो गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहला कार्य किया गया था वहां पे, तो यही किया गया था कि इन्होंने एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को क्या किया, बैन करवाया था। क्योंकि इसके लिए बेमतलब से ही वहां पे क्या किए जाते थे, चार्जेस लिए जाते थे एशियंस लोगों से या एशिया के लोगों से। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया गया था। तो सत्याग्रह का गांधी जी के द्वारा जो प्रयोग किया गया था 1906 में किया गया था, कहाँ पे, ये किया गया था साउथ अफ्रीका में। एक ये इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर चलाया गया था। तो वहां पे इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पे जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि इसको कितनी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो एक लैंग्वेज इंग्लिश, गुजराती, अरबी, और आप लोगों की तमिल। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, बुक भी लिखी गई थी, हिंद स्वराज। तो ये बुक आप लोगों की जो थी गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और हिंद स्वराज का मतलब आप लोगों का इंडियन होम रूल। ये बात है आप लोगों की। ठीक है, तो समुद्र यात्रा में ही गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। कब लिखी थी, 1909 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है, गांधी जी अब इंडिया भी आएंगे। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, 9 जनवरी 1905 गांधी जी आएंगे भारत में। तो इसी दिन आप लोगों का एक डे भी मनाया जाता है, वो भी आप लोगों को पता है, प्रवासी दिवस। प्रवासी डे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी घोषणा किसने की थी। ये जो घोषणा की गई थी आप लोगों की इस चीज की, ये की थी आप लोगों के अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये बात कहा गया था कि गांधी जी आप लोगों के 9 जनवरी 1905 में वापस आए थे भारत में, तो इसी उपलक्ष्य में हम मनाएंगे आज से प्रवासी दिवस, और हर साल आप लोगों का प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, जब गांधी जी भारत में वापस आते हैं तो उस समय आप लोगों का क्या चल रहा होता है, आप लोगों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, ये भी आपको पता है। तो इसका टाइम पीरियड 1914 से लेकर 1918 तक का है।
और सेकंड वर्ल्ड वॉर का याद रखना, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इनके ऊपर, बट फिर भी ध्यान होना चाहिए। 39 से कितना था, 6 साल चला था ना, 45 तक। ओके, तो गांधी जी के द्वारा ही यहाँ पे भारतीय युवकों को ये कहा गया था कि आप जितना हो सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की ओर से लड़े। तो इसी बात से खुश होकर गांधी जी को आप लोगों के जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा एक टाइटल दी गई थी, जिसे नाम क्या दिया जाता है, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। गांधी जी जब लौटे थे वापिस, इंडिया वापिस लौटे थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 1905 में तो विभाजन हुआ था, ये 10 साल बाद आए थे, सॉरी 1915 में आएंगे ये, 9 जनवरी 1915, ठीक है, क्योंकि 1914, हाँ 1915 में गांधी जी जब वापिस आए थे तो इनके राजनीतिक गुरु कौन बने थे, पॉलिटिकल गुरु कौन बने थे इनके? तो पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था इनका? पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही इनके लिए ये बात कही गई थी कि जो ये हिंद स्वराज की बुक लिख रहा है और एक दिन ऐसा आएगा ये खुद ही इसको रद्दी के टोकरे में फेंक देगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप लोगों ने याद रखना। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु भी होगी जब भी ये वापस आएंगे 1915 में। और एक तो इनके राजनीतिक गुरु थे और ऊपर से ये क्या थे, इनके ये पर्सन थे। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है गांधी जी की लाइफ का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी की सबसे लाइफ का सबसे बड़ा आंदोलन था बाबा रामदेव वाला, स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी ही खाओ, स्वदेशी आंदोलन याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। होम रूल वाला, होम रूल आंदोलन, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मद्रास से इसमें किसने नेतृत्व किया था? तो मद्रास से इस को नेतृत्व किया था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। महाराष्ट्र से कौन कर रहा था? महाराष्ट्र से कर रहे थे आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बट याद रखना आप लोगों ने कि जो आप लोगों का स्वदेशी आंदोलन था इसी में गांधी जी के द्वारा भाग भी नहीं लिया गया था, चाहे गांधी जी का ये सबसे बड़ा आंदोलन था, बट ये वाला आप लोगों का इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आप लोगों का 1916 का स्वदेशी आंदोलन था, होम रूल लीग था, ये सबसे बड़ा आंदोलन था भारत के इतिहास में उस समय का, जब गांधी जी वापिस आए थे, जिसमें लीड कर रहे थे 2 पर्सन, मद्रास से एनी बेसेंट थी आप लोगों की, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, और आप लोगों के जो गांधी जी थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन आप लोगों का था स्वदेशी मूवमेंट, यही वाला, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी जी ने, जो हम कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके किसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? तो याद रखना यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने पहली बार 1901 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था कोलकाता वाला, तो इसमें लिया था भाग, कलकत्ता वाला, ठीक है। 1901 में एक हुआ था कोलकाता अधिवेशन। बट आपसे क्वेश्चन ये पूछा, उसमें जस्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ खास नहीं था, बट इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोगों को संबोधित किया था? तो संबोधित किया गया था इनके द्वारा बनारस का अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, वाराणसी में। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा था कि हम सब भारतीय क्या हैं, एक हैं, हम सब भारतीय क्या हैं, एक हैं। ओके, तो 1916 में जो बनारस में हुआ था, इसमें मदन मोहन मालवीय के द्वारा गांधी जी को इनवाइट किया गया था, ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे जिनका इन्होंने नेतृत्व किया?